नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे जो पौधों के साम्राज्य के पांचवें समूह हैं। एंजियोस्पर्म्स वे पुष्पधारी पौधे हैं जिनमें किसी भी पौधों के समूह की तुलना में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्तमान में ये पृथ्वी पर सबसे प्रमुख पौधे हैं। इन्हें अत्यंत विविध आवासों में पाया जा सकता है, खारे पानी से लेकर मीठे पानी तक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक। इनका आकार सूक्ष्म वोल्फिया जैसे छोटे पौधों से लेकर विशाल यूकेलिप्टस वृक्षों तक होता है जो 100 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म एक बरगद का पेड़ है जिसे ग्रेट बरगद कहा जाता है। यह हावड़ा, कोलकाता के पास आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वानस्पतिक उद्यान में स्थित है। ग्रेट बरगद का पेड़ एक अकेले पेड़ की बजाय एक जंगल जैसा प्रतीत होता है। यह पेड़ 250 वर्षों से भी अधिक पुराना है और लगभग 1.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 3500 से अधिक सहायक जड़ें प्रॉप रूट्स हैं। प्रॉप रूट्स खंभे जैसी जड़ें होती हैं जो इसकी भारी शाखाओं को सहारा देती हैं। एंजियोस्पर्म संवहनी पौधे होते हैं। इनका मुख्य पौध शरीर द्विगुणित, डिप्लॉयड और स्पोरोफाइट होता है। अब एंजियोस्पर्म्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दृढ़ता से सलाह देता हूं कि आप मेरा पिछला व्याख्यान जिम्नोस्पर्म्स पर जरूर देखें, क्योंकि इससे चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में प्रजनन संरचनाएं कोन्स कहलाती हैं। नर कोन जिनमें परागकण पॉलन ग्रेन्स होते हैं और मादा कोन जिनमें बीजांड ओव्यूल्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में कोन के स्थान पर फूल होते हैं। अधिकांश फूल बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि बहुत से फूल ऐसे भी होते हैं जो हमारी नजरों में उतने आकर्षक नहीं होते। अधिकतर परागकण और बीजांड एक ही फूल में विकसित होते हैं। ऐसे फूलों को उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फूल कहा जाता है। कुछ मामलों में परागकण और बीजांड अलग अलग फूलों में विकसित होते हैं। ऐसे फूलों को एकलिंगी यूनिसेक्सुअल फूल कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स के नग्न बीजों के विपरीत यहाँ बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। एंजियोस्पर्म शब्द दो ग्रीक शब्दों से आया है। एंजियन जिसका अर्थ है खोल या आवरण और स्पर्मा जिसका अर्थ है बीज। तो एंजियोस्पर्म का अर्थ हुआ आवरण में बंद बीज। आइए फूलों की संरचना पर संक्षिप्त रूप से नजर डालते हैं। फूल के मुख्य प्रजनन अंग पुंकेसर स्टेमन्स होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतली डंडी फिलामेंट होती है जिसके सिरे पर एक परागकोश एंथर होता है। परागकोश के अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो नर युग्म कोशी यानी परागकण में विकसित होते हैं। आप पहले ही जिम्नोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोफिल्स के बारे में जान चुके हैं जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। असल में पुंकेसर संशोधित माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया को परागकोश कहा जाता है। फूल में सभी पुंकेसरों को एंड्रोसियम कहते हैं। परागकोश से परागकण दो कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं। इनमें एक वनस्पतिक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव कोशिका है। फूल में मादा प्रजनन अंग अंडक कार्पेल होता है। अंडक में वर्तिकाग्र स्टिग्मा, लंबी वर्तिका स्टाइल और आधार पर अंडाशय ओवरी होता है जिसके अंदर बीजांड ओवुल्स बनते हैं। अंडक की उपस्थिति एंजियोस्पर्म्स आवृतबीजी को जिम्नोस्पर्म्स अनावृतबीजी से अलग करने वाली विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अंडक का विकास एक छपटी मेगास्पोरोफिल के दोनों किनारों के आपस में जुड़ने से हुआ जिसमें बीजांड लगे होते थे। इस प्रक्रिया के दौरान बीजांड घिर गए। अंडक या फूल का मादा प्रजनन भाग गाइनोइशियम जिनोइसियम कहलाता है। कभी कभी एक या एक से अधिक अंडक हो सकते हैं। इस फूल में केवल एक अंडक है।
अंडाशय के अंदर आमतौर पर कई बीजांड देखे जा सकते हैं। यहाँ केवल एक बीजांड दिखाया गया है। आइए बीजांड की संरचना और इसके बीज में बदलने की प्रक्रिया को देखें। यदि आपने पहले ही जिम्नोस्पर्म्स पर व्याख्यान देखा है तो आपको इसे समझना आसान लगेगा, क्योंकि यह कुछ हद तक जिम्नोस्पर्म्स के समान है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसा कि जिम्नोस्पर्म्स के मामले में होता है, न्यूसेलस की एक कोशिका मेगास्पोर मदर सेल में विभेदित हो जाती है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस विभाजन से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से केवल एक ही क्रियाशील बनती है, अन्य नष्ट हो जाती हैं। क्रियाशील मेगास्पोर माइटोसिस विभाजन से एक मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। जिम्नोस्पर्म्स में इस मादा युग्मकोद्भिद को एंडोस्पर्म कहा जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूण थैली एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, न कि एंडोस्पर्म। भ्रूण थैली में 3 कोशिकीय अंड यंत्र एक अपरेटस होता है, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 साइनर्जिड्स ओव्यूले के माइक्रोपाइलर छोर पर स्थित होती हैं। साथ ही विपरीत छोर पर 3 एंटीपोडल कोशिकाएं और केंद्र में 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। दोनों पोलर न्यूक्लियस अंततः आपस में मिलकर एक द्विगुणित डिप्लॉयड द्वितीयक न्यूक्लियस बनाते हैं। परागकण परागकोश से छूटने के बाद हवा, पानी, कीड़े या अन्य माध्यमों द्वारा कार्पेल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचाए जाते हैं। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को परागण पोलिनेशन कहा जाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकण परागनलिकाएं बनाते हैं, जो वर्तिकाग्र और शैली स्टाइल के ऊतकों से होकर बढ़ती हैं और अंततः माइक्रोपाइल के माध्यम से बीजांड ओव्यूले तक पहुंचती हैं। इस समय तक परागनली पोलिन ट्यूब में आप ट्यूब न्यूक्लियस और 2 शुक्राणु स्पर्म्स देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये शुक्राणु कैसे बनते हैं? यह जनरेटिव कोशिका जनरेटिव सेल है जो विभाजित होकर 2 शुक्राणु बनाती है, यानी ये नर युग्मक मेल गैमीट्स हैं जो अचल नॉन मोटाइल होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस विघटित हो जाता है। सिनर्जाइड पराग नली के लिए आकर्षक और मार्गदर्शक कोशिका की तरह कार्य करती है। जब पराग नली सिनर्जिड तक पहुंचती है तो पराग नली फट जाती है और शुक्राणुओं को एक सिनर्जिड में छोड़ देती है। सिनर्जिड्स विघटित हो जाती हैं और उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु एगेज तक पहुंचता है। शुक्राणु का नाभिक और अंडाणु का नाभिक मिलकर एक द्विगुणित डिप्लॉयड युग्मज जाइगोट बनाते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के नाभिकों का यह संलयन निषेचन फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी कहलाता है। तो जिम्नोस्पर्म्स की तरह एंजियोस्पर्म्स को भी निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती। जिम्नोस्पर्म्स में हमने देखा था कि 2 शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है और दूसरा विघटित हो जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म्स में एक शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है और दूसरा शुक्राणु द्विगुणित द्वितीयक नाभिक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक बनाता है। इसे ट्रिपल फ्यूजन तृतीय संलयन कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुल 3 नाभिक शामिल होते हैं, 2 ध्रुवीय नाभिक और एक शुक्राणु नाभिक। इस प्रकार एक भ्रूण थैली में शुक्राणुओं द्वारा 2 संलयन होते हैं, एक सिंगैमी में अर्थात शुक्राणु का अंडाणु से संलयन और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन में। इसलिए इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन द्वैध निषेचन कहा जाता है। यह घटना केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाई जाती है। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों ही जीवित बीजों के निर्माण के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति के कारण ऐसे बीज बन सकते हैं जो जीवित नहीं रहते। एंटीपोडल कोशिकाओं का कार्य भ्रूण थैली को पोषण प्रदान करना था और निषेचन के बाद ये कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। परागण और निषेचन के बीच की अवधि पौधे से पौधे में भिन्न होती है। आमतौर पर यह अवधि 12 से 48 घंटे तक होती है।
लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में, जैसा कि हमने पहले सीखा है, परागण और निषेचन के बीच का यह समय अंतराल 1 वर्ष से भी अधिक होता है। जायगोट भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक एंडोस्पर्म में विकसित होता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इन घटनाओं के दौरान बीजांड बीज में और अंडाशय विभिन्न आकार और प्रकार के फलों में विकसित हो जाते हैं। बीज के अंदर भ्रूण में 1 या 2 बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र पौधों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली पहली पत्तियां होती हैं। इन्हें असली पत्तियां नहीं माना जाता, बल्कि बीजपत्र कहा जाता है, क्योंकि ये वास्तव में पौधे के बीज या भ्रूण का हिस्सा होते हैं। आवृत बीजियों को बीजों में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, डाइकोटिलेडन या डाइकोट्स और मोनोकोटिलेडन या मोनोकोट्स। डाइकोटिलेडन की विशेषता है कि उनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जबकि मोनोकोटिलेडन में केवल 1 होता है। डाइकोट्स में भ्रूण के बढ़ने के दौरान सारा एंडोस्पर्म उपयोग हो जाता है और बीजपत्र मोटे और मांसल हो जाते हैं, जबकि मोनोकोट्स में बड़ी मात्रा में एंडोस्पर्म मौजूद रहता है और बीजपत्र पतला होता है। भ्रूण एक युवा स्पोरोफाइट में विकसित होगा, जो बाद में एक परिपक्व स्पोरोफाइट में बदल जाएगा, जो फूल उत्पन्न करता है। तो अब तक जो हमने चर्चा की, उसे एक आवृत बीजी के जीवन चक्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। आइए हम आवृत बीजियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं पर संक्षिप्त रूप से नजर डालते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे प्रमुख पौधे हैं। इन्हें अत्यंत विविध प्रकार के आवासों में पाया जा सकता है। ये संवहनी पौधे होते हैं। इनका मुख्य पौधीय शरीर द्विगुणित और स्पोरोफाइट होता है। ये फूल और फल उत्पन्न करते हैं। इनके बीज अंडाशय के भीतर बंद रहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, द्वैध निषेचन आवृत बीजियों की एक अनूठी विशेषता है। आवृत बीजियों का भोजन के रूप में कई प्रकार से उपयोग होता है, विशेष रूप से अनाज, सब्जियां, फल, तेल, मेवे और मसालों के रूप में। इसके अलावा इन पौधों और इनके उत्पादों का उपयोग रंग, रेशे, लकड़ी, ईंधन, औषधियां और सजावटी पौधों जैसी कई अन्य आवश्यकताओं के लिए भी किया जाता है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम आपके निरंतर समर्थन और जुड़ाव की बहुत सराहना करते हैं। भविष्य में भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए और भी रोमांचक सामग्री और अपडेट लाते रहेंगे। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं होता। कृपया हमारे साथ बने रहें और हमारे आगामी प्रयासों का हिस्सा बनें।